हमारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, दे समहाउ थिंक कि इब्लीस इज द किंग ऑफ हेलफायर। कि जितनी आपकी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, फिर आपका नेटफ्लिक्स, फिर ये आपका जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिर ये गेमिंग इंडस्ट्री है, ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर बेसिकली सॉफ्ट पॉर्न। अभी एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया के सामने खुली हैं, सेटन वर्शिप इज रियल, ऐसी हॉरिबल चीज़ें हैं जो अभी सामने भी नहीं आई पब्लिक के। मुझे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शौक लगा ना, वो कोरियन कंटेंट के ऊपर लगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मुझे सुनने में आया एक सीरीज़ है, उसका नाम है मेक अ विश जीनी ना। उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है इब्लीस। हाउ डू यू सी इट? इब्लीस जो है, लूसीफर जो है, वो हेल फायर का किंग है। कि इब्लीस के बारे में ये है, अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि अगर उसको अच्छे ह्यूमन बींग्स मिल जाएं तो उसमें अच्छा बनने की कैपेसिटी है, ही हैज़ अ पोटेंशियल। उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अच्छा बने, कि उसमें अच्छा बनने की सलाहियत भी है। आई एम नॉट किडिंग कि मुझे 2-3 बार ये सवाल आ चुका है कि सर इस तेरा चांस अल्लाह कैन फॉरगिव इब्लीस, छोटे बच्चों से। हाउ डू यू सी द सॉफ्टवेयर इमेज बिल्डिंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? द जालियत यही है कि जिसको आप हीरो समझ रहे हैं वो असल में किस लेवल पे आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका जो पर्पस है विद द गेम अपनी सर में अपनी स्टोरी में चल रही है। कभी कभी ऐसा बीच में कुछ डाल देना, इसी तरह से उन्होंने वो भी डाला हुआ है, मुझे याद आया कि मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरह का एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, विच यू हैव टू शूट एंड ओपन इट। मज़े की बात यह है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, उनके जहन में ये चीज़ जस्ट फॉर दे आर डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन उनके लिए तो नॉर्मलाइज हो गई। आज के दौर में आप रिलीजन के खिलाफ जाओगे तो दैट इज कूल। कुछ एक बुक है इमाम शौकानी वगैरह की, वो कहते हैं जी, वो इस चीज़ के रद्द पे उन्होंने लिखी हुई है कि म्यूज़िक के ख़िलाफ़ जो इजमा है कि इजमान इसको हराम समझा जाता है, उसके रद्द में उन्होंने किताब बाकायदा लिखी है कि कभी भी इजमा नहीं रहा कि म्यूज़िक हराम है। अब कुछ यहाँ से कोई दलील पकड़ ले। गामदी साहब को तो हमें चाहिए कि ना आज का म्यूज़िक सुनाएं और फिर उनसे पूछें कि आप बताएं म्यूज़िक के बारे में आपका क्या व्यू है। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद रैशनल रिफ्लेक्शन से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपने आजकल के दौर में ख़ुसूसी तौर पे अगर मैं बात करूँ जेन ज़ी की, आप देखें जब भी कुछ दो लोग आपस में मिलते हैं, सबसे पहले शायद यही बात करते हैं, आजकल तुम क्या देख रहे हो, आजकल क्या चल रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहे हो। ये चीज़ें आपस में बात करने की सबसे कॉमन टॉपिक है। बाकी और भी कुछ टॉपिक्स होंगे, लेकिन कॉमन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। बहरहाल ये चीज़ हमें इस चीज़ की तरफ राग़िब करती है कि हम देखें दुनिया में आजकल जो कंटेंट बन रहा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो कि मुबादा जो मेरी नज़र से गुजरी और मुझे उसके ऊपर काफ़ी शौक भी लगा और मैंने उसके ऊपर फिर बाकायदा थोड़ी रिसर्च की, डेटा कुछ उसके अंदर से रिट्रीव करवाया और उसके बाद देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हॉलीवुड में और इवन के नेटफ्लिक्स के ऊपर उनकी अपनी प्रोडक्शंस के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम आगे चल के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इस्लामिक रेफरेंसेस को इस तरह से यूज़ किया जाता है जिस तरह से एक आम बंदे को, एक आम मुसलमान को उसके बारे में और उसकी बहुत सी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं, ब्रदर मोहम्मद अली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अगेन, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे शो में। अच्छा ब्रदर, एक्चुअली जो टॉपिक है ना वो तो सिंपली इस तरह से है कि आपको पता है आजकल कोरियन कंटेंट बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शौक लगा ना वो कोरियन कंटेंट के ऊपर लगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर मुझे सुनने में आया एक सीरीज़ है, उसका नाम है मेक अ विश जीनी ना। उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है इब्लीस, एंड ही लिटरली इज़ इब्लीस। इट्स नॉट दैट उसका सिर्फ नाम इब्लीस है, वो लिटरली शो भी इब्लीस ही किया गया है। ही इज़ बीन पोर्ट्रेड एज इब्लीस। पहली चीज़, इब्लीस अरबिक वर्ड है
ना तो बाइबल के अंदर इब्लीस नाम है। आई रियली कन्फर्म्ड इट फ्रॉम AI कि क्या गलती तो नहीं मुझसे हो रही कि इब्लीस का कोई नाम किसी सही। और जगह पे भी हो। देन आई अगेन कन्फर्म्ड इन द कोरियन लैंग्वेज एज वेल, उसके अंदर भी नहीं है। एंड देन एक अरबिक नेम को, एक ऐसी शख्स, एक शख्सियत या एंटिटी के बारे में, उसको नेम को यूज करके अपनी सीरीज में, और उसके बाद उसको बनाकर एक प्रोटैगनिस्ट अपनी सीरीज में दिखाना, हाउ डू यू सी इट एज अ फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? अच्छा, इसको अनपैक करने के लिए ना वी हैव टू गो वे बैक, अगर आप इजाज़त दें, बिकॉज आई लाइक कि चीज़ों को अनपैक किया जाए और डिकोड किया जाए। श्योर। So let's start with the Shaitan's promise to Allah subhanahu wa ta'ala, a daring thing he said. He's the Ar-Rajim, obviously, the expelled one, or the accursed one. Surah Nisa में verse 119 में he says 4 things, और Allah subhanahu wa ta'ala quotes him. وَلَا أُزِلَنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ. Firstly he said कि I will lead them astray, and وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, I will lit their desires, यानी कि मैं जो इनकी ख्वाहिशात नफ्सी है उनको भड़काऊंगा, और प्योरली सेक्सुअल डिज़ायर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और अगली जो 2 बातें हैं कि आई विल ऑर्डर देम टू कट द स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल, यानी सुपरस्टिशियस बिलीफ्स में लगाना। वो अरब्स जो थे, आपको पता है, जो उठनी प्रेग्नेंट होती थी उसके फिर कान काट देते थे। और फिर लास्ट है कि आई विल ऑर्डर देम टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। अब हम तो सिर्फ इसको इस एंगल से नहीं देखते कि वेस्ट कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, या कोई नॉन मुस्लिम्स इस्लामोफोब्स बैठे हुए वो बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो इसको सीधी सी बात है कुरानिक एंगल से कि सिंस ही सेड आई विल डू दैट, सिंस ही सेड कि आई विल सिट इन देयर पाथ, मैं इनके रास्ते में बैठूंगा, मैं सामने से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, राइट से पकड़ूंगा, लेफ्ट से पकड़ूंगा। इसीलिए वो दुआ भी है ना, अल्लाह महफज़नी मिन बैनी यदैया मिन खल्फ़ी यमीनी शिमाली मिन फ़ौकी, शाम के अज़कार में, सुबह शाम के अज़कार में। तो मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि ये इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान, और सेटनिज़म इज़ बिहाइंड दैट। और नाउ इट्स नो मोर अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि हॉलीवुड इज़ कंट्रोल्ड बाय हुम, उनके फाइनेंसर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, इवन बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री कौन रन करता है। अभी एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया के सामने खुली हैं, सेटन वर्शिप इज़ रियल, ऐसी हॉरिबल चीज़ें हैं जो अभी सामने भी नहीं आई पब्लिक के। तो एक तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ अ प्लान, और प्लान बाय इब्लीस ऑब्वियसली। और इब्लीस इज़ नॉट टू प्रेज हिम, ही इज़ अ रजीम, अल्लाह ताला हम सबको बचाएं उसके फितने से, बट ऑब्वियसली ही इज़ वेरी स्मार्ट। आप दुनिया का कोई बंदा उठाएं स्मार्टेस्ट, वो इस वक्त किस चीज़ को यूज़ करेगा, किस टूल को यूज़ करेगा लोगों को करप्ट करने के लिए? ऑब्वियसली मीडिया, ऑब्वियसली वो चीज़ जो लोगों के हाथ में है, स्मार्टफोन। सो इट्स वेरी ऑब्वियस ये सब क्या है और हु इज़ बिहाइंड इट। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि शयातीन के हमने एलाइज बनाए हैं इंसानों में से, और एक और आयत में आता है ना, क़यामत वाले दिन जो है ना, वो शयातीन और उनके एलाइज को अल्लाह सामने खड़े करेंगे। तो एलाइज का जिक्र है, इसका मतलब कि जो डेविल्स हैं, डीमंस हैं, उनके एलाइज ह्यूमन बीइंग्स में से हैं, ये कुरान ही कह रहा है। तो एक तो इस एंगल से, दूसरा जो है ना, इसको हमें उमर भाई थोड़ा इस एंगल से भी देखना होगा कि देखें इस वक्त जो 3 फिलॉसफीज राइज हैं दुनिया में, जिन फिलॉसफीज की बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, जो क्राइटेरिया है हर चीज़ को देखने का, वो 3 है। एक है सेकुलर ह्यूमनिज्म, और इस पे हम डिटेल में अगर बात करें तो ऑडियंस के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा है मॉरल रिलेटिविज्म, ओके, और जो है तीसरा पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी। इन शॉर्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म फिलॉसफी है कि देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ, ओके, नथिंग इज ट्रू। यानी अब ये आपको हर जगह नजर आएगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ। सच फाइंड करने का कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है ही नहीं दुनिया में। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की आप समझ लें पूरी एक मूवमेंट है। और आज आप फिर टीवी सीरीज को, नेटफ्लिक्स कंटेंट को, इन सब को इन 3 फिलॉसफीज के सामने रखें, आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा, आप डिकोड कर लेंगे कि ये 3 फिलॉसफीज के थ्रू स्क्रिप्ट्स बनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी इसके स्क्रिप्ट के ऊपर बात करें,
द थिंग कि इस्लामिक कुछ ऐसी हमारी बिलीव्स हैं जिनका कोई शक नहीं है, जिसके अंदर वो बिलीव्स हम ईमान उसके ऊपर रखते हैं, लेकिन उसमें किस तरह से इन अ वे ऑफ सबलिमिनल मैसेजिंग और जो भी कह रहे हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊं ना, एक तो उसमें चीज़ है जो प्रोटैगनिस्ट है इब्लीस, बाय द नेम ही इज बीन मेंशन्ड एज इब्लीस, उसको ये दिखाया गया है कि ही वाज बेसिकली फूल्ड बाय द एंजल्स, he fell into the trap and disobeyed Allah. Basically, it was the angels who are his brethren जिसने उसको ट्रैक किया and he fell into it. दिल का बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है. Okay, first thing first. ये एक तस्वुर पैदा किया जाता है कि इब्लीस को बेसिकली ही वाज ट्रिक्ड, ही इज नॉट द वन हु ट्रिक्स. सेकंड पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग कि इब्लीस के बारे में ये है, अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि अगर उसको अच्छे ह्यूमन बींग्स मिल जाएं तो उसमें अच्छा बनने की कैपेसिटी है, ही हैज द पोटेंशियल. राइट. कि इस्लामिकली देखें कि डज दैट पर्सन और व्हाटएवर यू से हिम टू बी, उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अच्छा बने. देखिए, पहली बार ये सीरीज मैं चूंकि पढ़ा नहीं इस पे, बट देयर इज अनदर सीरीज लूसीफर, शायद इस पे हमने पहले बात भी की है, उसमें भी सिमिलर इस तरह की चीज़ ही दिखाई गई है कि जब फॉलन एंजल लूसीफर इज इब्लीस बेसिकली, वो जब ह्यूमन बींग्स में मिक्स होता है तो ही स्टार्ट्स टू लव ह्यूमन बींग्स एंड ही स्टार्ट्स टू रिग्रेट हिज एक्शन वगैरह वगैरह, और फिर वो यही दिखाया गया इन शॉर्ट कि उसमें अच्छा बनने की सलाहियत भी है. अच्छा, अब देखें, बात ये है कि इस्लामिकली तो वी नो ही इज़ अ रजीम, मैंने ये वर्ड जो यूज़ किया, द अकर्स्ड वन, द एक्सपेल्ड वन, और उसने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़ैसला कर दिया कि मेरी विल है, अल्लाह ने कहा कि मैं जहन्नम को तुमसे और तुम्हारे कारिंदों से भर दूंगा. ये अल्लाह ताला का फ़ैसला हो चुका है, और अल्लाह ताला ने कहा कि ऑन यू इज़ माई कर्स टिल द डे ऑफ जजमेंट. राइट. अब इशू ये है, देखें कि जब सेकुलर ह्यूमनिज्म और ये जितनी मैंने फ़िलासफ़ीज़ के नाम लिए ना, जब इनका क्राइटेरिया रेवलेशन नहीं है तो ये हर चीज़ को क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग देने की लोगों को कोशिश करेंगे कि नहीं, दिस कैन बी अनदर साइड. फॉर एग्जांपल, आई हैव इवन हर्ड समवन से कि इब्लीस हैड डिप्रेशन. अच्छा, Iblis had went through depression, okay, and he had symptoms of depression, so maybe if he was counseled well, सही अस्तगफिरुल्लाह, अगर उसकी थेरेपी सही हो जाती तो maybe he wouldn't have become Iblis. सही. यानी these sort of ridiculous things Iblis must be laughing as well कि ये कैसा मैंने बेवकूफ़ बनाया इंसानों को. देखें, जिस तरह उसने करप्शन मचाई है शुरू से लेके अब तक, इट इज़ अनबिलीवेबल, दैट करप्शन इज़ अनबिलीवेबल, और वो एक्सपोनेंशियल लेवल के जुराइम इकट्ठे हो चुके हैं. तो हाउ कैन समवन एक्चुअली थिंक. और मैं आपको बताऊं कि मज़े की बात कि ये सवाल अब मुझे बड़ा कॉमन आने लग गया. आई एम वरीड अबाउट इट एक्चुअली सिंस यू मेंशन्ड इट. नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स. मैं सोचता था यार, ये बच्चे क्यों मुझसे आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं. मैंने जब भी साइंस ऑफ द आवर पे कोई लेक्चर दिया तो छोटे बच्चों को आई एम नॉट किडिंग कि मुझे 2-3 बार ये सवाल आ चुका है कि सर, इज देयर अ चांस अल्लाह कैन फॉरगिव इब्लीस. एग्जैक्टली. छोटे बच्चों से. तो मैं बड़ा हैरान होता था कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. सो मे बी बच्चों ने ये सीरीज देखी हो, मे बी उन्होंने कोई ऐसा कंटेंट देखा. इट इज द कंटेंट बेसिकली. यू नो नेटफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स कौन है, यू नो के हु रन्स इट ऑल, और वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आती सिवाय ये कि उसमें कोई एजेंडा हो या आइडियोलॉजी हो, समथिंग लाइक दैट. और कोरियन है तो क्या हुआ, मतलब जब उन्होंने किसी चीज़ को फैलाना है और हिट भी इस्लाम को करना है तो दे विल डू समथिंग वेरी स्ट्रेंज ताकि वो मशहूर भी हो. एग्जैक्टली. अब जैसे आपने कहा ना कि मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कोरियन में इब्लीस नाम होगा, दैट्स व्हाई दैट सीरीज इज फेमस. एग्जैक्टली. क्योंकि उर्दू होती है, इंग्लिश होती तो चलो बंदा समझ भी आता, इब्लीस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं है, लेकिन कोरियन से दूर तक समझ नहीं आता. अच्छा, एक इस्लामिक, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी मैंने पढ़ा है, ये डिबेट आई हैव रेड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. अच्छा, इस सीरीज में एक चीज आखिर पे जो मतलब एज अ रिजल्ट आपको बताई गई है, अल्टीमेटली इब्लीस इज फॉरगिवन. अच्छा, अल्टीमेटली ये दिखाया गया है कि उसको चूंकि यहाँ पर अच्छे लोग मिल गए, वैसे उसको ब्लेम भी उसके ऊपर नहीं दिया गया किसी बुराई का. उसको ये दिखाया गया कि बेसिकली ही इज द वन, बिकॉज द नेम इज मेक अ विश जीनी, ही ग्रांट्स पीपल विशेस. इट इज द पीपल हु चूज द बैड, ही इज नॉट द वन हु इज डूइंग एनीथिंग बैड. अच्छा, आखिर पे क्या होता है कि एक कोई विश, कोई जो लड़की उसके साथ होती है वो मांग लेती है कि मे गॉड फॉरगिव हिम. ओके. एंड दैट विश इज ग्रांटेड एंड इब्लीस इज फॉरगिवन. नाउ एक चीज इसमें आती है, एक कॉन्सेप्ट इब्न तैमिया, इब्न कय्यम के यहाँ भी पाया जाता है
कि जो हेल है इट्स नॉट इटर्नल. Mm-hmm. अगर हेल इज नॉट इटर्नल, Right. दैट इज गोइंग टू कम टू एन एंड, तो फिर इब्लीस भी वहां पर नहीं रहेगा. Mm-hmm. इट इज फार क्राई. ओके ठीक है, हम थोड़ी सी इसको स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पर. इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, वैसे तो कोई स्कॉलर बेहतर बताएगा, लेकिन जितना मैंने इस पे सुना है, yes, there is this view, a very minority view. सूरह हूद की एक आयत से अखज़ करते हैं ना कुछ स्कॉलर्स कि yes, maybe even hell is not eternal. जी. क्योंकि वो आया शायद कुछ इस तरह की, उसका कॉन्टेक्स्ट है कि जब तक अल्लाह चाहेगा उन्हें पनिशमेंट करे, समथिंग लाइक दिस. बट उसके मुतज़ाद खालिदीना फ़ीहा अबदा, कि वहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. फिर काफ़ी हदीस में पता लगता है कि हेल फायर भी इटर्नल है. एक ये व्यू, हाँ मैं समझता हूँ थोड़ा मोतदल व्यू कह सकते हैं कि बिलीवर्स के लिए हेल फायर इटर्नल नहीं है, फॉर बिलीवर्स, क्योंकि वो तो हदीस भी मिलती है ना कि अल्लाह ताला राई के दाने बराबर भी, वो बल्कि जो लास्ट मैन जिसको हेल्प से निकाला जाएगा, तो मे बी शायद ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं. अच्छा. मे बी ओपिनियन ये किसी का था कि हेल फायर बिलीवर्स के लिए नहीं है फॉर एवर, तो शायद उसको सब पर अप्लाई कर दिया गया हदीस से इस्तदलाल करके, वल्लाहु आलम. बट देखें, ये अगर व्यू है भी तो ये बड़ा एक माइनॉरिटी व्यू है, और देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियंस. इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वाज अ जाइंट. अगर उनका ये ओपिनियन है, आई डोंट नो, अगर है जैसे आप कह रहे हैं, तो ही कुड बी रॉन्ग. हमारा तो ये मनहज है ना कि इमाम इब्न तैमिया से भी गलती हो सकती है, इमाम इब्न क़य्यिम से भी गलती हो सकती है. अहले सुन्ना वल जमा का क्या अकीदा है, वो यही है कि इट इज़ इटर्नल, हेल फायर इज इटर्नल. So there is no way Iblis is getting out of it. Obviously, जो अकीदा है, obviously, जो कुरान ने भी बताया. Exactly. So he is going to get all the recompense of what he has done. और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि हमारे बच्चों को ये भी confusion है. They somehow think कि Iblis is the king of hellfire. He is ruling hellfire. और ये कई उनकी टीवी सीरीज, सैंडमैन टीवी सीरीज, उसमें लूसीफर कैरेक्टर एक फीमेल दिखाई है, और वो दिखाया कि शी इज़ रूलिंग ओवर हेल फायर, शी इज़ टॉर्मेंटिंग सोल्स. वो टॉर्मेंट करके उसे और पावर मिलती है. फिर वो मेंटल डिसऑर्डर है, उसको जो है ना, वो अपना कैथारसिस करता है. इब्लीस किसी उसके पास बैठ के, एक अपने दोस्त के पास बैठ के फिर बात करता है कि काश मैं ना करता ये वो. सो आई नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. इट्स ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम इब्लीस, सीधी सी बात है. और इसी तरह आप बाकी टीवी सीरीज, बल्कि टीवी सीरीज क्या, इफ you go back in our childhood, Tom and Jerry, yes, उसमें शैतान is shown to rule hellfire. If you remember, वो थ्रोन पे बैठा होता है, टॉम गिरता है उसमें ना. हाँ, एग्जैक्टली. तो आपने देखा वो थ्रोन पे बैठा होता है ताज पहन के. तो हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से ये भरा गया है, जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ही है. क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ये है कि इब्लीस जो है, लूसीफर जो है, वो हेल फायर का किंग है. और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में जाएं तो हेडिस जो है वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, अंडरवर्ल्ड का किंग है. तो ये कॉन्सेप्ट पेगन माइथोलॉजी में पाया जाता है कि देयर इज अ वेरी इवल गॉड. They don't consider Lucifer as or Iblis as as a jinn or demon. They actually consider him a god. Yeah, they know he's a demon, but उसको जो status देते हैं वो god का देते हैं कि वो एक god है, god की तरह वो भी एक god है, anti god है basically. जबकि अल्लाह ने हमें क्लियर बताया कि hell fire का जो आप कह ले रखवाला तो मालिक है जी, एक एंजल है, और ही हैज़ नेवर स्माइल्ड. एग्जैक्टली. यानी हज़रत जिब्राइल ने कहा था ना कि अगर ये कभी स्माइल करते तो आपको देख के करते. बिल्कुल. तो वहाँ पे तो ऐसे एंजल्स हैं जो पकड़ के मारेंगे. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें बचाए इन सब को, इब्लीस को और इसकी फ़ौज को. तो हाउ कैन समवन थिंक कि ही कैन गेट आउट ऑफ इट. ये एजेंडा है, सीधी सी बात है. That is correct. अच्छा, कंटेंट की बात कर रहे हैं तो एक और कंटेंट ये भी अब that is not exactly a series, it's a movie. Movie is very famous. Basically, it's based on a novel. The movie name is Dune. Okay. Dune is very famous novel. Then it was adopted into a movie. 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, थर्ड वाला आने वाला है. अच्छा, इसके अंदर भी surprisingly they've used the word Mahdi for the protagonist. Right. अब now the Mahdi, ये भी हमारा वर्ड है, जाहिर बात है अरबिक का वर्ड है, और हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट और एक ईमान है, उन्होंने आना है. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन दिखाई गई है कि
देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन ट्रबल, और फिर महदी के वो आने से उसके बाद देयर इज लॉट्स ऑफ ड्रामेटिक टर्न्स एंड ट्विस्ट्स। बात यह है कि उसके अंदर एक तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ महदी दैट इज बीन पोर्ट्रेड एट समथिंग, व्हाट डू दे से, वो ये कहते हैं उसमें कि व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे विल बिलीव इन अ महदी, like in a sense that you want to create, they want to basically create a Mahdi, or to somehow present a fake Mahdi, or to somehow make people believe कि ये जो concept है it is just based on the needs of people but not exactly in reality. How do you see this? देखें, to understand it correctly, Satanism का बहुत बड़ा एजेंडा है desacralization, Okay. to desecrate the sacred personalities. गॉड से स्टार्ट करते हैं वो, जी, गॉड के बारे में मजाक। अब ये जो ग्रीक माइथोलॉजी पे क्यों मूवीज बनती हैं, व्हाट डू यू थिंक? को बहुत इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी है, यानी इट्स वेरी चाइल्डिश ऑनेस्टली। मतलब साइंटिफिक दौर में, कैन यू बिलीव इट, वेस्ट क्लेम करता है वो बहुत साइंटिफिक हैं, उस दौर में दे आर मेकिंग मूवीज ऑन ग्रीक माइथोलॉजी व्हिच इज द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ माइथोलॉजीज। व्हाई आर दे मेकिंग इट? गॉड का मजाक, गॉड के अपने बच्चे उससे लड़ रहे हैं, ठीक है ना, गॉड को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो गॉड जो बहुत सीक्रेट एक बीइंग है उसको डीसेक्रेलाइज करना। इसी तरह जितनी रिलीजियस पर्सनालिटीज हैं उनको डीसेक्रेलाइज, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, जितने प्रॉफिट्स हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो ये ड्यून, the way I see it, Mahdi is a very sacred personality in Islam. Right. So एक ये reason हो सकती है to desacralize Mahdi, to put doubts in people's minds कि even Mahdi could be a manipulator, obviously. क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो बात की ना, देखें वही है क्रक्स, वही है कि moral relativism and postmodern जो philosophy है, that is all about कि nothing is true. Okay. यानी you have no objective criteria for truth, it's all about perspectives. मे बी मेहदी किसी के लिए अच्छा है, मे बी मेहदी जो है ना वो मैनिपुलेटर भी है, नाउज़ुबिल्लाह, मेहदी अपना फ़ायदा भी उठा रहा है, मेहदी के अपने पर्सनल कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अल्लाह माफ़ करे और ट्रॉमास है। मतलब these are the sort of scripts जैसे वो कहते हैं इब्लीस को मौका देना, उसको भी तो एक चांस दें, वो उसको भी तो कहते हैं। तो they are depicting their own अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं तो ये कहूंगा सबसे बड़ा साइको तो इब्लीस है, और उसने नीचे वाले जितने उन सबको भी साइकोटिक बना दिया। दे आर डिपिक्टिंग देयर ओन साइकोटिक स्क्रिप्ट्स एंड देयर ओन साइकोटिक विशफुल थिंकिंग, जिसे मैं कहूंगा। तो विशफुल थिंकिंग पे आप जो मर्जी बनाते फिरो, और मेन इसका एम यही है उमर भाई कि सेकुलर ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना। सेकुलर ह्यूमनिज्म इज व्हाट, मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। कुरान और इस्लाम कहता है एवरीथिंग इज अबाउट अल्लाह। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक, व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक। सेकुलर ह्यूमनिज्म कहता है गॉड नहीं है, ह्यूमन बीइंग इज एवरीथिंग। अच्छा, एवरीथिंग इज अबाउट ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज अबाउट ह्यूमन फ्लरिशिंग। कुरान कहता है नो, एवरीथिंग इज अबाउट अल्लाह, एवरीथिंग इज अबाउट प्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो सेकुलर ह्यूमनिज्म इज इन शॉर्ट के ह्यूमन बीइंग्स शुड फ्लरिश नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर द कॉस्ट। राइट। और इसी तरह जो मॉरल रिलेटिविज्म है, दैट इज बेसिकली कि मॉरलिटी रिलेटिव है, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है अखलाकियात को डिफाइन करने का, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है सच को डिफाइन करने का। इसलिए आप जैन जी से आज पूछेंगे सच क्या है, दे आर कन्फ्यूज्ड। आप उन्हें कहेंगे कि सच का कोई क्राइटेरिया है, तो मैनी विल गेट कन्फ्यूज कि नहीं हमें नहीं पता। आप कहेंगे कुरान है, तो दे विल गेट इवन मोर कन्फ्यूज कि कुरान, मे बी इवन कुरान इज रॉन्ग, मे बी इवन ऑल ऑफ दीज आर स्टोरीज। ये डाउट्स कहाँ से पैदा हो रहे हैं? क्योंकि द हीरो दे शो इन एवरी मूवी, इन एवरी टीवी सीरीज, वो पोस्ट मॉडर्निज्म का पीक का एक वो खिलाड़ी होता है, और एक वो उसकी डिपिक्शन होती है पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की, एक डिपिक्शन है मॉडर्न हीरो। एग्जैक्टली। यानी ही कुड बी अ विलन एंड हीरो एट द सेम टाइम, जस्ट टू कंफ्यूज द ऑडियंस। कि कभी वो जैसे बैटमैन है और उसमें जोकर का जो कैरेक्टर है, अब वो आप देखें वो क्या है, जोकर कैरेक्टर क्या है, ही इज अ हीरो फॉर मेनी पीपल, हालांकि ही इज अ साइकोपाथ, लेकिन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ एम्पैथी विद हिम कि नहीं उसका ज्यादती बड़ी हुई। उसके बाद देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कूलनेस कि नहीं वो बड़ा कूल है। दिस इज ऑल कंफ्यूजन। मतलब विलन्स को हीरोज दिखाया जा रहा है, हीरोज को विलन्स दिखाया जा रहा है। तो ये सब इसलिए है जस्ट टू
propagate their theories जो कि इब्लीस की थ्योरीज हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी के देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ. मॉरल रिलेटिविज्म, मॉरलिटी रिलेटिव है, ये सब झूठी बातें हैं. रेवलेशन वही, छोड़ो इनको. इस एंगल से भी सोचो, इस पर्सपेक्टिव से भी देखो, क्या पता इब्लीस ही ठीक हो, क्या पता ये लोग गलत हों. सो हमारा बच्चा कंफ्यूज है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये सबकॉन्शियस को हिट करती हैं ये चीज़ें. आप और मैं भी देखेंगे, हमारा भी सबकॉन्शियस हिट होगा. हम भी इंसान हैं. ये बात है असल में. कभी कभी ये चीज़ भी देखने में, फॉर एग्जांपल द कॉमिक्स दे मेक, जो कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं, द वे दे हैव बीन पोर्ट्रेड, जैसे आपने एग्जांपल दी, इसी तरह से दे आर सर्टन प्रोटैगनिस्ट लाइक थॉर, ज़ूस, वही वाली मिथोलॉजी, वही ग्रीक मिथोलॉजी से निकाल के लाते हैं. ऐसे बच्चों के हीरो हैं, बच्चों के हीरो हैं ये लोग आजकल. दे लव देम. And not to forget that the other comics, this was just the beginning. The other Marvel comics that I talk about, उसके अंदर तो Thanos भी एक किस्म का glorified villain है. मतलब he himself has been shown. And all of them are Zanis. Exactly. और Zanis. अच्छा, एक ये भी चीज़ आपने नोट की होगी, कुछ भी इनको हासिल हो जाए, कोई अच्छी अचीवमेंट कर लें, they will never thank God. Thank God for it. You will never ever hear the word God from their mouth. It's very, although ये गॉड उनकी, है नहीं, गॉड वो खुद है ना. यही तो सेकुलर ह्यूमनिज्म है कि ह्यूमन बीइंग खुद गॉड है. लुक विद इन योरसेल्फ, यू आर गॉड. राइट. ये सारी एल्बम्स आप देख लें, जितने रैपर्स हैं, हिप हॉप आप सुन लें, जॉनरे, इनकी एल्बम्स में ह्यूमनॉइड दिखाया जाता है, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट. Exactly. Why? Because they want to give message कि अब एक next advanced level humanity की आ रही है, जिसको बाकायदा एक word भी कहते हैं, उसमें पूरी एक movement भी है. And if you look into that movement, if you research उस movement की जो बानी है खातून, उसका जो वालिद था वो चर्च ऑफ सेटन का बहुत बड़ा मेंबर था. Okay. Transhumanism. Yes. If you search on it, इसकी जो current इसको रन कर रही है ट्रांसह्यूमनिज्म को, उसका बाप चर्च ऑफ सेटन का बहुत बड़ा मेंबर था. सो लड़ियां मिलती हैं जाके. इट्स वेरी क्लियर कि ये क्या हो रहा है. बेसिकली दे वांट ह्यूमन बीइंग्स विदाउट सोल. मशीन बनाना है, ह्यूमन बीइंग को मशीन बनाना है, और मशीन हम बन चुके हैं. डॉक्टर साहब, ये जो है डिवाइस, ये मेरा क्लोन तैयार कर सकती है. मेरा आपका फेस का सारा इसके पास है मेरा, ठीक है ना. मेरे फिंगरप्रिंट्स इसके पास हैं, सब कुछ इसके पास है. बस अब एक चिप डलनी रह गई है मुझे. वो डलनी शुरू हो भी गई है, न्यूरालिंक. कई लोगों ने ऑप्ट किया भी है वहाँ, एलोन मस्क के लिए. आगे का ये दौर आने वाला है कि वो चिप होगी, वो चिप आप आगे करेंगे, उसी से पेमेंट होगी, उसी से शनाख्त होगी. आपको कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ेगा. धोखा ये देंगे कि आपको ना बटवा कैरी ना कुछ कैरी करना पड़ेगा. जैसे मिसाल देता हूँ, अभी हमेशा ये मेरे इसके पीछे ये है, मुझे बटवा नहीं कैरी करना पड़ता, मैं पेमेंट इससे करता हूँ. ठीक है. इसी तरह एप्पल वॉलेट आ गया, आपको ये भी नहीं रखना पड़ता, मोबाइल में ही वो है आपका एटीएम कार्ड, आप उससे पे करते हैं. तो वो इधर नहीं लगा सकते, वो इधर भी लगा देंगे, देन गेम इज ओवर ऑब्वियसली. दे कैन ब्लॉक यू एनी टाइम. ओह यस, एंड यू आर गॉन. अच्छा, एक और भी चीज़ है कि व्हेन दे नीड, लाइक एक वक्त था, अब जैसे ड्यून के अंदर भी जो, अच्छा इसका जो पहला पार्ट है ना 83-84 का, उसके अंदर दे हैव समहाउ ग्लोरिफाइड जिहाद एज वेल. By the name, they use the word jihad, and we are in need of a holy war. When they are need in, आपको पता है ये वही दौर है सोवियत यूनियन का, जब वो हो रहा था, जंग हो रही थी यहाँ पर सोवियत यूनियन के खिलाफ. तो then at that particular moment they needed, उनको जरूरत थी उस टाइम के ऊपर. और जब उनको ज़रूरत थी तब कुछ भी कॉन्सेप्ट लेकर, हमारा ही चाहे हो, उसको भी ग्लोरीफाई कर देते हैं. एंड व्हेन दे आर डन विद दैट, देन यू सी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स. 90s में, लेट 90s में, फिर अर्ली 2000s में, दिस वाज द वर्ड व्हिच वाज द मोस्ट नोटोरियस वर्ड इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर उनकी नीड पे भी चीज़ डिपेंड करती है. इट्स समहाउ एक एजेंडा तो है एजेंडा, लेकिन ये लगता है कभी गवर्नमेंट पुश भी होता है आपके ख्याल में, या स्टेट पुश भी होता है उसके अंदर कोई ऐसा एजेंडा? अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा पढ़ा था ड्यून पे. फ्रैंक हेर्बर्ट मेरे ख्याल इसका होता है. तो वो तो बड़ा हेवीली इंस्पायर्ड है अरेबियन टर्मिनोलॉजी से, अरेबियन हिस्ट्री से. तो 100% हो सकता है गवर्नमेंट एजेंडा भी हो उसमें, बिकॉज दे नो कि सबसे बड़ा टूल यही है पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का. और खुसूसन मुस्लिम्स आर ऑन द हिट लिस्ट, बिकॉज दे नो मुस्लिम्स आर द लास्ट पीपल ऑन अर्थ हु कैन बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक. ये तो शैतान को भी पता है.
इब्लीस की मजलिस शुरा अगर आप पढ़ें लामा महमूद इकबाल की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो लिटरली ऐसे लगता है कि वाकई इब्लीस मजलिस शुरा कर सुभान अल्लाह। तो उसमें वो कहता है कि मुझे अगर खौफ है तो इन्हीं से है, बाकी सब तो आई एम कन्विंस्ड। मेरे सामने जो बस सब खड़ा हुआ है वो मुसलमान खड़ा हुआ है, और जब तक वो खड़ा रहेगा तब तक ये दुनिया कायम रहेगी। तो अल्लाह करे हम खड़े ही रहें इंशाअल्लाह ताला, मुसलमान खड़ा रहे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एक और सीरीज की तरफ, happens to be Netflix production, and it became very I profoundly remember जब ये आई थी तो बहुत फेमस हो गई थी। द सीरीज नेम इज मसाया, आपने भी जरूर सुना होगा ना। जी जी। इट केम इन लाइक इन कोविड टाइम से थोड़ा सा पहले आई थी या उसी टाइम में आई सही है। इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली विच आई हैव अंडरस्टूड, लोगों ने क्या समझा आई डोंट नो, लेकिन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इट इज समहाउ द स्टेट ऑफ इजराइल उसको थोड़ा सा उसका सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रेल करने के लिए दिस काइंड ऑफ कंटेंट वाज मेड। ये जो अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल कि द स्टेट द जूइश स्टेट्स व्हिच इज डूइंग सच एंड सच एट्रोसिटीज इन द होली लैंड, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज इन अ सॉफ्ट टोन। नहीं, वो उनको बड़ा दुख होता है, वो जब ऐसा कुछ करते हैं उसके बाद वो सो नहीं सकते, उनको तो नींद नहीं आती 3-3 दिन तक, वो सोचते रहते हैं कितना मुश्किल काम था, देखें हमने कर दिया, एटलीस्ट हमें ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ वाई वी डिड इट, ऑल्दो हम दिल के बुरे नहीं हैं। तो हाउ डू यू सी कि सम सच कंटेंट जिसके अंदर, हालांकि अब तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यू नो द कल्चर इन हॉलीवुड आल्सो प्रिवेल कर रहा है, हावियर बार्डम हैं, उसी तरह से मार्क रफलो हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं जो इनके खिलाफ ज़ायनिस्ट के खिलाफ हैं, लेकिन ऑल्दो दे ट्राई टू पोर्ट्रे देम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू सी दैट सॉफ्टवेयर इमेज बिल्डिंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? यू कैन बी राइट, और बल्कि वेरी मच राइट, क्योंकि जो मैट्रिक्स मूवी है उसके भी आप सारे पार्ट्स देखें तो उसमें तो बाकायदा उस सिटी का नाम जायोन है। जी हाँ। और द वन, नियो इज द वन कि जो सेवियर होगा, मसाया वाला ही कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली। इवन तो मसाया आई डोंट रिमेंबर वाचिंग इट, बट मुझे लग रहा है कि ये शायद ये इसी से रिलेटेड है, जो मैट्रिक्स की थीम है ना, कि देयर हैज टू बी अ वन हु विल सेव एवरीथिंग। तो वो सॉफ्टवेयर इमेज तो मैट्रिक्स से क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि कुछ ऐसे ओप्रेस लोग हैं जो रह रहे हैं मतलब एक ख़ास वहाँ पे सिटी में जायोन में, और दे आर द वंस जिनकी आँख खुली हुई है, जिनको असल हकीकत पता है, और उनका एक सेवियर है वो नियो है। हालांकि बचपन में वी रियली यूज्ड टू लाइक नियो, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा मैंने पढ़ा, इसकी डेप्थ में गया, मुझे याद है एक दौर मैंने पढ़ा था तो आई वाज शॉक्ड कि ये तो बेसिकली उसका सॉफ्टवेयर इमेज बनाने के लिए पूरी मूवी उन्होंने बना दी। और यही दज्जालियत है उमर भाई। देखें, दज्जाल के आने से पहले दज्जालियत तो राइज होगी ना। दज्जालियत यही है कि जिसको आप हीरो समझ रहे हैं वो असल में किस लेवल पे आपको ब्रेन वॉश कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। और मसाया में भी मोर और लेस यही होगा कि उन्होंने शायद यही दिखाया है कि मे बी ही इज़ अ हीरो, मे बी मतलब वो कंट्रोवर्शियल फिगर है। सम से कि वो दज्जाल है, सम से कि वो ईसा इस्लाम है, सम से कि नहीं वो एंटी क्राइस्ट है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। तो वही बात है, कंफ्यूज एवरीवन, और कंफ्यूजन में जो है ना सब्लिमिनल मैसेज के थ्रू अपनी सॉफ्टवेयर इमेज क्रिएट कर दो और लोगों के जहनों में डाल दो कि बस एक चोजन पीपल हैं, वो चोजन पीपल ऑप्रेस्ड हैं, उन चोजन पीपल का लैंड है, उन चोजन पीपल को ये सारी जगह चाहिए, और उन चोजन पीपल का एक मसाया आएगा। ये सब वही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। That's great. अच्छा, सरप्राइजिंगली एक चीज़, ये चीज़ जो कि हमने जो कंटेंट अभी तक डिस्कस किया है वो मूवीज सीरीज रिलेटेड था, सरप्राइजिंगली मूविंग अहेड टू अनदर जॉनरा दैट इज गेम्स। हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे, इवन जेन ज़ी, सबको इंटरेस्ट है गेम्स के अंदर। गेम्स तो बचपन में हमने भी काफ़ी खेली हैं बहरहाल। तो गेम्स जो वीडियो गेम्स हैं उसके अंदर सरप्राइजिंगली फॉर मी व्हेन आई सॉ सम थिंग्स इन पर्टिकुलर्स, मुझे पहले यकीन नहीं आया, देन आई कंफर्म्ड इट, और उसके बाद जो मैंने चीज़ें देखी वो मैं आपसे बारी बारी डिस्कस करता हूँ। नाउ रेजिडेंट ईवल, वेरी फेमस गेम जी, रेजिडेंट ईवल मोस्ट पॉपुलर गेम्स के अंदर आती होगी, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें एक इसकी जो रेजिडेंट ईवल 5 है उसका जो गोल्ड वर्जन है, उसमें एक स्टेज आती है व्हेन अ पर्सन गोज इन एंड देयर इज सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी एंड ऑन द फ्लोर देयर इज अ मुसहफ, कुरान का मुसहफ है उसके ऊपर ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू विद इट, यू कैन स्टेप ऑन इट, इवन you can go pass ahead, you can even shoot it because you had the gun as well. ये some things यानी कभी हजम नहीं होती कि ये करने की चीज़ ज़रूरत क्या आपको, मतलब गेम के स्क्रिप्ट में why would someone add something like this? देखिए, then again इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि
जिस दौर में हम रह रहे हैं ना उमर भाई, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज आइडेंटिफाइड बाय देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी जब आप कोई नॉर्मल सा फॉर्म वीज़ा, जैसे यूके का वीज़ा अप्लाई करने लगे, किसी काफिर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे, आपकी जेंडर में बाइपोलर, उससे ये सारी चीज़ें आएंगी कि हु आर यू एक्चुअली, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। अब ये हिम, हेम, देम, जेम, दे, जे, पता नहीं क्या क्या है, ये सब क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ना, जेंडर फ्लूइड एंड ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब कि वो जो है ना, वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनकी डिज़ायर्स, एक गुमराह करूँगा बड़े लेवल पे, और दूसरा कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊँगा। इसका मतलब ये है कि दे वांट एवरीवन टू बी सेक्सुअली परवर्ट, सीधी सी बात है, स्ट्रेट। एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर दैट इज पॉर्न इंडस्ट्री। और मेरी ये थ्योरी है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ फॉर दिस, एंड ऑब्वियसली मैंने जो व्यू बनाया है वो कुछ सोच के ही बनाया, कि जितनी आपकी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, फिर आपका नेटफ्लिक्स, फिर ये आपका जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिर ये गेमिंग इंडस्ट्री है, ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर बेसिकली सॉफ्ट पॉर्न। ओके। और दे शेयर डाटा विद पॉर्न इंडस्ट्री, एंड पॉर्न इंडस्ट्री शेयर्स डाटा विद देम। और सारा का सारा एम है कि लोगों को इसके थ्रू पॉर्न पे ही लाना है, अच्छा, पॉर्न एडिक्ट बनाना है लोगों को, सो दैट $1 billion इंडस्ट्री कैन रन, पॉर्न इंडस्ट्री। सॉफ्ट पॉर्न दिखाओ लोगों को, क्योंकि हर कोई पॉर्न तो नहीं देखेगा। सॉफ्ट पॉर्न दिखाओ, उनकी डिज़ायर्स भड़काओ, वहाँ से उनको हिंट्स दो, सबलिमिनल मैसेजेस दो, वो सबलिमिनल मैसेजेस उनको लाएंगे पॉर्न की तरफ, चाहे वो जो मर्जी कर ले, वो पॉर्न ही खोलेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं तो इस लेवल पे इन चीज़ों को देखता हूँ कि इस खतरनाक दौर में हम रह रहे हैं, एंड ओनली इस्लाम इज़ द सोल्यूशन विच विल सेट यू फ्री। बट आपने जो एग्जैक्ट सवाल अब पूछा, ये तो मैंने साइड नोट पे एक बात की। अब ऑब्वियसली गेमों में वो चीज़ें डालने का क्या मकसद है, बिकॉज सैटनिज्म इज़ highly connected with the gaming industry, with Hollywood and all these industries. तो वो इस तरह की चीज़ें डालेंगे जो मुस्लिम्स को हर्ट करें। वही बात है ना, डीसेक्रेलाइजेशन, सीक्रेट चीज़ को डीसेक्रेलाइज करना, ये तो शैतान को एनर्जी देती है ना ये चीज़। अब वो डाल देंगे, मुस्लिम शोर मचाएंगे तो निकाल देंगे, अगर शोर मचेगा तो निकाल भी देंगे। कई चीज़ें निकली भी हैं, मुसलमानों ने शोर मचाना शुरू किया, निकाल दिया, लेकिन डालेंगे, धड़ल्ले से डालेंगे, गेम्स में भी डालेंगे, मूवीज़ में भी डालेंगे, हर जगह डालेंगे, बिकॉज इट्स इनका एवेन्यू है ना वो एक चीज़ शो करने का कि हम ये हैं, कर लो जो करना। जैसे मुसलमान के हाथ में मीडिया आएगा तो मुसलमान डालेगा, वो तो दिखाएगा काबा को सबसे कमाल की चीज़ दिखाएगा, इसी तरह ये दिखाएंगे, इबलीस को सबसे हाई सुपर पावर दिखाएंगे, फिर जितनी रिलीजियस चीज़ें उनको जाहिर है ये करेंगे, डेसिक्रेट करेंगे। तो मे बी नेट, ये इन्होंने रेजिडेंट ईवल ने डाला है, किसी ने भी डाला है, तो इसके पीछे भी यही होगा डेफिनेटली। लाइक इन अ सेंस अगर हम ये बात कहें कि जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका जो पर्पस है विद द गेम अपनी सर में अपनी स्टोरी में चल रही है, कभी कभी ऐसा बीच में कुछ डाल देना, फॉर एग्जांपल टू इसी तरह से उन्होंने वो भी डाला हुआ है, मुझे याद आया कि मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरह का एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, विच यू हैव टू शूट एंड ओपन इट, वो बिल्कुल सेम 100% उसकी डिज़ाइन के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। तो सम हाउ आई फील कि जब ऐसे इमेजेस आते हैं फॉर ए मुस्लिम टू सी इट, और ज़्यादातर खेलते भी बच्चे हैं, मज़े की बात यह है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, उनके जहन में ये चीज़ फॉर देर डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन उनके लिए तो नॉर्मलाइज हो गई कि somehow it's not something bad to do something this with the in real world as well, and people go and apply that in real world maybe as well afterwards. आप समझते हैं कि ऐसे कन्वर्ट हो सकता है रियल वर्ल्ड में? होता है, हमारे सामने बड़े केसेस हैं। there's a reason इतने बच्चे जो है वो रिलीजन और रिलीजियस फिगर्स के बारे में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो गए, और मे बी वो बच्चे हो जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, स्पेशली मल्टीप्लेयर गेमिंग जो होती है। exactly. और मैंने सुना था कि जो फोर्टनाइट या एक और बड़ी फेमस गेम हुई थी फोर्टनाइट टाइप, कोविड के दौरान, मुझे उसका नाम अभी भूल गया, उसमें पबजी उसमें भी कुछ ऐसा था, सेटन रिलेटेड और सेटन के मुजस्मे से रिलेटेड, फिर तौहीद को बड़ा उन्होंने कुछ डिग्रेड किया था, समथिंग लाइक दैट, आई रिमेंबर, मुझे कुछ याद आ रहा है।
तो हु नोज। अब एक थ्योरी ये है कि वो जो गेम्स बनाने वालों में से वन ऑफ द डिजाइनर्स ने शरारत कर दी, वैसे ही वो दरवाज़ा डाल दिया। वन थ्योरी इज दैट कि उनको नहीं पता बाकियों के, लेकिन बस उसने एज डिज़ाइनर वो डाल दिया। वन थ्योरी इज़ के उसने बस अटेंशन सीक करने के लिए कर दिया, यानी कोई इसमें सेटनिज्म इज़ नॉट बिहाइंड दैट बट जस्ट अटेंशन सीकिंग मकसूद है कि इसी बहाने शायद ये गेम मशहूर हो जाए। जैसे आपने देखा है कुछ लोग अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं, जैसे आज मैं वन आई सिंबल कुछ पहन लूँ तो मैं अटेंशन सीक करने लगूँ, दैट डजंट मीन आई एम अ सेटनिस्ट, आई एम जस्ट सीकिंग अटेंशन। तो एक थ्योरी ये भी है कि देयर जस्ट सीकिंग अटेंशन, बिकॉज आज के दौर में आप रिलीजन के खिलाफ जाओगे तो दैट इज कूल, इट्स कंसिडर्ड कूल। और इन लोगों का एट द एंड ऑफ द डे मकसद पैसा है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। अभी फीफा की आप सेरेमनी देख लें, सिंबलिज्म वाज सो इट वाज ऑन पीक, इट सिंबलिज्म वाज ऑन पीक। Yes, पूरा रिचुअल था। Exactly. वो ये वाला जो सिंबल है that is somehow become। अच्छा, ये भी मैं आपसे बात, इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। एक बात जो एक कॉन्सेप्ट है, सेलिंग योर सोल टू सैटन, ये बहुत से अमेरिकन सिंगर्स और हॉलीवुड सिंगर्स, रैपर्स, इन सब ने कुछ ने तो क्रिएट भी किया हुआ अपने उसमें लिरिक्स के अंदर भी, क्या सोल्ड माई सोल टू द सैटन। ये रैप इस किस्म का, मेरे ख्याल एमिनेम का या किसका है, आई डोंट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक बच्चों को पता होना चाहिए, जनरेशन को, कि वो ये पोर्ट्रे कुछ लोग करते हैं कि अगर यू सेल योर सोल टू द सैटन, आपकी दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। तो ये लोग क्रेडिट देते हैं कि बिकॉज वी डिड दैट इज वाई वी आर सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। हाउ डू वुड यू एनालाइज दिस? देखिए, ये तो कुरान हदीस से भी साबित है। एक तो सही मुस्लिम में मरफू हदीस है सहाबी के थ्रू, और ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी उन्होंने, अमर बिन लास से गालिबन, या आई कुड बी रॉन्ग, बट सही मुस्लिम में है मरफू हदीस कि उन साहबी ने फरमाया कि क़यामत के करीब वो शयातीन जो हज़रत सुलेमान ने समंदर के नीचे जकड़े थे वो बाहर आ जाएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे। अब इसको स्कॉलर्स ने दो तरह से देखा है कि लिटरली वो कुरान पढ़ेंगे, वो इमाम्स होंगे। अच्छा, दे विल बी इमाम्स इन मसाजिद रिसाइटिंग द कुरान। यस, भेस बदल के। दिस इज वन व्यू। एक व्यू ये है कि शैतान का कुरान म्यूजिक है। अच्छा, म्यूजिक बहुत पीक पे चला जाएगा। अच्छा, और शैतान लिटरली इनके अंदर आता है जब ये गा रहे होते हैं, देर नॉट देमसेल्व्स। ये तो कई सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है, कई सिंगर्स ने बताया है कि हम होश खो बैठते हैं, हमें नहीं पता स्टेज पे कौन होता है। दैट इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो ये बकरे होते हैं स्टेज पे जाके, और जिस तरह के जोन में ये होते हैं, जिस तरह के वो क्या कहना चाहिए, एक वो जो स्पेसिफिक स्पेशल जोन होता है, ड्रग जब बंदे ने ली होती है, वो साफ पता लग रहा होता है। जिस तरह इनकी आंखों की मूवमेंट होती है, जिस तरह इनकी बॉडी मूवमेंट होती है, इट्स वेरी एविडेंट कि इनके अंदर कोई बहुत ही बदरू किस्म की चीज़ आई, कोई ईवल सोल इनके अंदर जो है ना वो घुसी हुई है। और इट्स अ डील। ये तो कुरान कहता है कि शैतान ने डील कर लिए इन लोगों के साथ, इन लोगों ने शैतान के साथ जो है ना वो डील कर लिए। दे हैव एक्चुअली सोल्ड। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को अल्लाह के लिए सेल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तागूत के आगे सेल करते हैं, और तागूत इस शैतान। ये तो कुरान और हदीस से प्रूवन है। और शैतान देखें ना, जब वो मीडिया पे सबसे ऊपर वो बैठा हुआ है, मीडिया का अगर आप पिरामिड देखें तो सबसे ऊपर इब्लीस है। एग्जैक्टली। मॉडर्न मीडिया की बात कर, तो जब वो सबसे ऊपर बैठा है तो वो क्यों ये चाहेगा कि उसकी मर्जी के बगैर कोई काम हो? वो क्यों ये चाहेगा कि उसकी मर्जी उसमें ना शामिल हो? तो वो प्रॉमिस करेगा, पिरामिड में ऊपर लाने के लिए वो प्रॉमिस करेगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, दुनिया की कुछ चीज़ें, सक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स। और अल्लाह ताला ने शायद उसको छूट दी हुई है इसीलिए कि साबित हो सके, चीज़ें साबित हो सके, हक और बातिल साबित हो सके। तो 100% या दीज पीपल दे आर इन्वॉल्व्ड इन वेरी फिल्थी थिंग्स, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स एंड सेटन वर्शिप। और यस, दे आर गिवन बेनिफिट्स, नॉट नेसेसरीली कि शैतान डायरेक्ट आके इनको बेनिफिट दे देता है, बट ऑब्वियसली देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। वो नेटवर्क के थ्रू उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं ना। जो नेटवर्क के टॉप पे है, मे बी वो मिलता हो शैतान से, लेकिन उससे नीचे तो फिर वो पिरामिड है ना पूरा। एग्जैक्टली। 39 डिग्री 38 डिग्री वो जो मेसनरी है पूरी, ऑब्वियसली उसके थ्रू ऊपर आप जाते हैं। जितने गंदे होते जाएंगे, जितने फिल्दी होते जाएंगे, उतने ऊपर जाते जाएंगे। एग्जैक्टली, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसको अगर हम एज एन आइडियोलॉजी देखें, टुडे इफ अ यंगस्टर, जेन ज़ी, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स एंड देन दे सी समथिंग कि ऐसा कोई शख्स है, बड़ा कामयाब है इन वर्ल्डली मैनर्स, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड
उसके बारे में क्या फेमस हो रहा है कि ही डिड द डील विद द डेविल, उसने डील विद द डेविल की थी। उसके जहन में क्या चीज़ है कि जो दुनियावी कामयाबी है वो तो डील विद द डेविल का नतीजा है। उस एक आम मुसलमान को आप कैसे बताएंगे, कैसे स्ट्रगलिंग जो मुसलमान है, कि दैट इज़ नॉट द वे टू गो। वो क्या अपनी सोल को ही कैन वेरी वेल सेल हिज सोल एंड गेट द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, व्हाई वुडंट ही डू इट? देखिए, जितने खबीस काम है उसमें जो भी ऊपर जा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हैवी चांस कि यस ही और शी हैज is into something, not exactly sold their soul to the devil, but obviously they are into something bad, क्योंकि this is how it is. ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, you cannot come on top unless you do certain things जो रिलीजन के खिलाफ हैं, और ख़िलाफ़ भी इस तरह है कि रिलीजन को बाकायदा डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस चीज़ में ऊपर आ सकते हैं, गंद में आप ऊपर आ सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। मुझे कई सिंगर्स ने ये बताया जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू obviously come to deen, but they are into singing and all these things, तो वो कहते हैं कि अली भाई, I'm quoting them exact, कि सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त गाना माइंड में आता ही नहीं। अच्छा, रात के वक्त आता है और वो भी रात के खास पहर जो है ना, वो भी जाम चढ़ाया हो तो और अच्छी बात है। अच्छा। सो ये आप सिंगर से पूछ लें कि जो रात को चीज निकलती है ना, सही, वो सुबह नहीं चीज निकलती। अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसा मनहूस काम है, एग्जैक्टली, और इसमें क्या एनर्जी है। एनर्जी के आप भी कायल होंगे, मैं तो बहुत बड़ा कायल हूँ भाई। जो जैसे मिसाल के तौर पे जो बंदा खाना बनाने वाला है, अगर वो गालियाँ दे के खाना बना रहा है तो उस खाने में बरकत नहीं होगी, उसकी एनर्जी उस खाने में आ गई है। अगर एक बंदा जो है वो पॉर्न एडिक्ट है और वो आपके लिए खाना बना रहा है तो उस खाने में बरकत नहीं है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह ताला खैर करे। तो आप ये सोचें कि ये जो गाने गाने वाले हैं ये किस एनर्जी से गाने गा रहे हैं, ये क्या करके गाने गाते हैं। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ टॉप सिंगर्स की, एग्जैक्टली, और इस पे बाकायदा बड़े बड़े बैंड्स के जो वो हैं डिट्रैक्टेड लोग जिन्होंने छोड़ दिया बाद में, उनकी वीडियोस दे आर टेलिंग कि अगर हम आपको बता दें कि हम क्या क्या करके गाने गाते थे तो यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज दे हैव टू ब्रिंग दैट नेगेटिव एनर्जी विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव इनटू दैट सॉन्ग। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी उस सॉन्ग में नहीं आएगी तब तक वो गाना नहीं बनेगा, क्योंकि उस गाने का मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट देना नहीं, उसके और बड़े मकासद हैं। exactly. और वन ऑफ द मकसद इज़ के ह्यूमन बीइंग के वो दरवाजे खोले जाएं जिससे शैतान अंदर घुसे। अब ये सारी बातें कैन साउंड लाइक कॉन्स्पिरेसी, बट आप लुक अराउंड यू, मतलब साइकोपैथ्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं सोसाइटी में, बच्चियों के रेप्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब मुंह बोलते सबूत है हमारे पास कि हो क्या रहा है ह्यूमैनिटी के साथ। तो ये इंसान करेगा, शैतान है अंदर, शैतान गुस्से में, सीधी सी बात है। पॉर्न आप देखेंगे, पॉर्न एडिक्ट आप हैं, आप लिटरली आपके अंदर डीमंस घुसेंगे, यू विल बी पोजेस्ड। हो ही नहीं सकता आप पोजेस्ड नहीं है, क्योंकि वो बना ही इसलिए है, वो क्लिप बना ही इसलिए है कि वो देख के आपका वो दरवाज़ा खुलेगा, वो प्रोटेक्शन, आपका फोर्ट्रेस गिर जाएगा। फरिश्ते तो दूर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फरिश्ते दूर हुए, शैतान को मौका मिल गया, वो ओवर पावर कर लेगा। इसी तरह आप वो म्यूज़िक सुनेंगे, वो पूरा स्पेल है, वो म्यूज़िक नहीं है, वो ब्लैक मैजिक का स्पेल है पूरा। तो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, लोगों को एहसास भी नहीं है, और ह्यूमैनिटी इसी तरह जो है ना वो बेचारी सफ़र कर रही है। बट एनीवे, ऐसी बातों से मैं नहीं चाहता हम डिस्करेज हो जाएं। ये बातें सिर्फ इसलिए जस्ट टू टेल पीपल कि दिस इज़ व्हाट वी हैव आवर ओन हैंड्स हैव क्रिएटेड। दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जब तुम दीन को कुछ समझोगे नहीं, कुरान को कुछ समझोगे नहीं, तो फिर देख लो, फिर ये वो दुनिया है जो तुमने खुद क्रिएट कर दी है। लेकिन अगर तुम काम करने पे आओगे तो ये सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। यानी डरने की बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं शैतान और उसके हथकंडे वो वीक हैं। वो स्पाइडर्स वेब से अल्लाह ने मुशाबिहत दी ना कि वो बड़े वीक हैं उसके हथकंडे। तो इसलिए डराना भी है हमने, लेकिन होप भी देना है कि काम करो इंशाल्लाह ताला, मेरा वेकअप। अच्छा, इसमें लेकिन एक पॉइंट फिर आ जाता है, वो ये कि अगेन देयर इज़ अ डिबेट। आपने म्यूज़िक की बात की, सिंगिंग या म्यूज़िक कोई भी इसको कह ले। अगेन देयर इज़ अ डिबेट इन इस्लामिक स्कॉलर्स, अमंग्स द इस्लामिक स्कॉलर्स, जो गुंजाइश निकालने की ज़रूरत थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अब द दलील्स एंड द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस बेस्ट नोन टू देम, उसकी दलील का लेते हैं या जो भी करते हैं। बट सम ऑफ देम विच आई हैव पर्सनली ऑल्सो सीन
कुछ एक बुक है इमाम शौकानी वगैरह की, वो कहते हैं जी वो इस चीज़ के रद्द पे उन्होंने लिखी हुई है कि म्यूज़िक के ख़िलाफ़ जो इजमा है कि इजमा इसको हराम समझा जाता है, उसके रद्द में उन्होंने किताब बाकायदा लिखी है कि कभी भी इजमा नहीं रहा कि म्यूज़िक हराम है। अब कुछ यहाँ से कोई दलील पकड़ ले, किसी और काम से पकड़ ले। एंड आई डू प्रोफाउंडली रिमेंबर यूथ क्लब ने एक सिंगर थे, उनका एक बार एक इवेंट भी करवाया था, उन्होंने सिंगिंग, जी हाँ, उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी थी। ही वेंट बैक अगेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वेंट बैक अगेन, राइट? अब क्या थी, अच्छा कोइंसिडेंटली मैंने उनसे मैसेज करके ये बात पूछी भी थी, एंड यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, वी यूज्ड टू डिबेट एंड एट द एंड वी कंक्लूडेड, इसलिए आई वेंट बैक। इस्लामिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सही। नाउ इस्लामिकली अगर आप इसको पकड़ लें, उसके अंदर एक और भी एक्टर है, आपको पता है, वो भी जरा वो नाम नहीं चले हम लेते, लेकिन हाउ वुड यू सी द इस्लामिक साइड ऑफ इट? देखिए, इमाम शौकानी नाम लिया आपने, जी शौकानी, वो अगर आज जिंदा होते ना तो वो कंफर्म म्यूजिक को हराम कह देते। वो आप छोड़े पुराने दौर का म्यूजिक, इसी तरह गामदी साहब और ये जो शेख यूसुफ अल करदावी रहमहुल्लाह, गामदी साहब को तो हमें चाहिए कि ना आज का म्यूजिक सुनाएं और फिर उनसे पूछें कि आप बताएं म्यूजिक के बारे में आपका क्या व्यू है। देखिए 99.9% म्यूजिक इज फिल्थ। लेट्स नॉट गेट इनटू डिबेट कि इस्लाम क्या कहता है। भाई आप थ्रू साइकोलॉजी देखो, क्योंकि इस्लाम मेरे नज़दीक तो इट्स वेरी क्लियर। यस देयर मे बी सम माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शरह सदर हो जाना चाहिए एक बंदे का दलाइल देख के, जो हमारे अइम्मा ने दलाइल दिए, से इब्न तैमिया और इब्न क़य्यम ने बाकायदा इश्क मशूकी के अशार निकाल के, और वो जब व्हेन कपल्ड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो दे आर अ स्पेल, वो जादू है। यानी आप सोचें एक बंदा जो है वो लिरिक्स से कितना इम्प्रेस होता है। आप इमेजिन करें उस लिरिक्स के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए जो आपके ब्रेन के उसी सर्किट को छेड़ते हैं जिसको ड्रग छेड़ता है, यानी जो हाईली एडिक्टिव सर्किट है, जो प्लेजर सर्किट है, सेम फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस थिंग कैन बी। आपको ये आपकी लाइफ की फिलॉसफी से हटाने वाली चीज़ है, एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्टिव पैटर्न लगाने वाली चीज़ है, आपको फैंटेसीज में ले जाने वाली चीज़ है, अनरियल चीज़ों में ले जाने वाली चीज़ है। तो इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम ने बहुत लिखा है इसमें, वो लिटरेचर हमारे लिए इनफ है। बट चलें आप छोड़ें इस्लाम, अगर आप कहते हैं नहीं इस्लामिकली मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो आप साइकोलॉजी की तरफ आ जाएं। मतलब आप देखें तो सही म्यूज़िक आपके ब्रेन के साथ करता है क्या, थोड़ा सा सर्च करें इस पे। चले आप ये एंगल भी छोड़ दें, आप इल्यूमिनाटी वाले एंगल पे आ जाए कि ये गाने जो बन रहे हैं ये हैं क्या, इनमें क्या दावत दी जा रही है, इनके लिरिक्स में क्या दावत दी जा रही है। और वो लिरिक्स जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आते हैं तो वो 10 फोल्ड्स और अट्रैक्टिव और आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बन जाते हैं। इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो दे आर वेरी डेंजरस, बिकॉज वो एक गंदी चीज़ को 10 फोल्ड्स गंदा कर सकते हैं, बल्कि 10 फोल्ड्स में बड़ी कम मिसाल दे रहा हूँ, 100 फोल्ड्स गंदा कर सकते हैं और 100 फोल्ड्स और डेंजरस बना सकते हैं, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इफेक्ट ही आपके। तो इमाम शौकानी आई एम श्योर अगर अभी जिंदा होते हैं तो वो सबसे सरे फहरिस्त होते हैं म्यूजिक को हराम करने पे, जो मॉडर्न म्यूजिक है उसकी तरफ देखते हैं। That is right. Having said so, अच्छा हम इसमें अपने टॉपिक पे थे, एक इम्पॉर्टेंट और रेफरेंस था इसमें, एक और वेरी बड़ी फेमस गेम है Assassin's Creed, अगेन वेरी फेमस एज वेल। अच्छा इसमें भी वही इस्लामिक रेफरेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हम इसको चला भी देंगे स्क्रीन के ऊपर। अब ये कि अल-कुद्स जो कुब्बतुस सखरा है और इसी तरह से मस्जिद अक्सा है, उसमें अ प्लेयर हैव्स टू जंप इट ओवर एंड वहाँ पर कुरानिक वर्सेस लिखी हुई हैं, एंड देन ही हैज़ टू स्टेप ओवर, उसके ऊपर उसका स्टेप, अल्लाह जहाँ पर नाम लिखा है वहाँ पर उसका स्टेप आता है। बेसिकली बात यह है कि आपने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की सबसे पहले। अच्छा ये चीज़ भी आपने जैसे पहले जिक्र किया ना कि मे बी कोई वैसे ही उसको अच्छा डिज़ाइन लगा हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है इन गेम्स की प्रोडक्शन के अंदर। आपको याद होगा कि कहाँ पर वो फिनलैंड के अंदर गेम्स और नॉर्वे में बनाते थे, दे आर $multi-million इंडस्ट्रीज नाउ। कोई भी चीज़ रिलीज बगैर किसी को स्क्रूटनी के तो करेंगे नहीं, अच्छी खासी देख दुआ के करेंगे। वाई वुड समवन क्रिएट सच एन इमेज फॉर ए पर्सन जो कि गेम खेल रहा है और उसको स्टेप अप करना है एक सीक्रेट मुस्लिम प्लेस के ऊपर, सीक्रेट मुस्लिम टेक्स्ट के ऊपर, और नौज़ बिल्ला वट एवर इज़ द केस। बाकी कुछ गेम्स में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते कि किसी के ऊपर कुछ ब्लड स्पॉट्स पड़े हुए हैं इस्लामिक पेजेस के ऊपर, कुछ ऐसे कुरानिक पेजेस हैं उसके ऊपर उन्होंने डाले हुए हैं। कम अगर हम देखें बात, एटलीस्ट किस लेवल के ऊपर आप इस कॉन्स्पिरेसी को देखते हैं? इज इट समवेयर अकॉर्डिंग टू यू थ्रेटनिंग राइट नाउ कि हम बच्चों को टोटली मना कर दें
कि नहीं आपने गेम्स और इनको ये चीज़ों को विदाउट सुपरविजन नहीं देखना, या आप समझते हैं कि थ्रेट इतना नहीं है, चलो ठीक है हमने बात कर ही लिया ना तो इक्का दुक्का बातें बताते हैं बाकी खैर है? अच्छा, पहली बात डॉक्टर साहब, जो चीज़ बहुत मशहूर है ना आज के दौर में, जी वो हो नहीं सकता कि इब्लीस की आंखों से ना गुजरी हो, उसकी स्क्रूटिनी से ना गुजरी हो, ठीक है ना। ये दिस कैन बी वेरी पेसिमिस्टिक सेंटेंस, समवन में से कि नहीं देखें जी आप लोग भी तो बड़े मशहूर हैं। पहली तो बात, हम इतने मशहूर नहीं, अल्लाह हमें इस रिया से बचाएं। लेकिन ये कि मैं ये नहीं कह रहा जो अच्छी चीज़ें मशहूर, मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस तरह की इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें बहुत जो टॉप पे आती हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो उन्हें कोई ऑफ़र ना आए, कोई कांटेक्ट ना किया जाए उस इंडस्ट्री तरफ, इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसनरी की तरफ या सेटनिज़म की तरफ से, उनको कोई मैसेज ना दिया जाए या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं। ये इम्पॉसिबल है, ये पिरामिड के ख़िलाफ़ है, जो पिरामिड उन्होंने बना दिया ये उसके ख़िलाफ़ है, ठीक है, पहली बात। इसलिए जितनी फेमस गेमें हैं उनमें ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा, ठीक, कुछ सबलिमिनली होगा, कुछ बड़ा क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर शायद इसलिए होगा कि मुसलमान ज़रा शोर शराबा करें और ज़रा ये गेम और मशहूर हो, क्लियर शायद इसलिए होगा। सबलिमिनली तो 100% होगा, ठीक। अब सबलिमिनल इज़ मोर डेंजरस टू मी, क्योंकि क्लियर होगा तो शोर मच जाएगा। वो मैंने बल्कि पढ़ा है कि 2-3 गेमों से इन चीज़ें रिमूव भी की हैं, मुसलमानों के शोर डालने के, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, सच एज कॉल ऑफ ड्यूटी से ना इन्होंने कुछ ऐसा रिमूव भी किया था। तो सबलिमिनल इज इवन मोर डेंजरस, दैट इज़ वाई थ्रेटनिंग है सिचुएशन, क्योंकि अब ये सबलिमिनली जाते हैं ज़्यादा। ये जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जिस तरह उनके डायलॉग्स होते हैं, फिर जिस तरह उनका पूरा सीन क्रिएट होता है, फिर उस सीन के दरमियान कुछ सबलिमिनली कुछ चीज़ आ जाती है जो आपका सबलिमिनल माइंड कैच कर लेता है। वो उस ख़ास फ्रीक्वेंसी पे चीज़ आती है कि आपका कॉन्शियस माइंड उसको पिक नहीं करता, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड उसको पिक करता है, जिसकी वजह से ADHD, एग्रेशन बच्चों में, बच्चे ना मतलब बिल्कुल फिजिकली, आपने देखा है जो गेमें खेलने वाले बच्चे होते हैं फिजिकली दे आर वीक, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से हम दुआ करते हैं उनके लिए, लेकिन इट्स अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, क्योंकि वो बच्चे फिजिकली भी हिट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी हिट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी एक्सट्रीमली हिट हो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको नाइटमेयर्स आते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको एक्सट्रीम डार्क थॉट्स आते हैं कि बैठे बैठे वो कहते हैं मेरा दिल करता है किसी को छुरा मार दूँ, बैठे बैठे गाड़ी चलाते हैं मेरा दिल करता है किसी पे गाड़ी चढ़ा दूँ, या मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ अम्मी के साथ, मेरा दिल करता है कि अम्मी को धक्का दे दूँ गाड़ी से। दीज आर रियल स्टोरीज, मैं आपको रियल स्टोरीज बता रहा हूँ। हमारे पास एक इसी तरह वालदा आई अपने बच्चे को लेके कि इसको ऐसे डार्क थॉट्स आते हैं। अच्छा। तो मैंने जब देखा गेमें कौन सी खेलता है तो सारी डार्क गेमें थी, डेविल मे क्राई और पता नहीं मल्टीप्लेयर कौन सी डार्क गेम चल रही थी, ऑल डार्क गेम्स। तो हो ही नहीं सकता आप डार्क गेम्स खेलें, शैतान जो है आपको इन्फ्लुएंस ना करे। तो थ्रेटनिंग सिचुएशन है, पेरेंट्स शुड टेक केयर, रियली टेक केयर, और हमें स्क्रूटनी करनी चाहिए अपने बच्चों की। यार ये तो नॉन मुस्लिम कर रहा है, एक है सेनेटर, उसका सेनेटर का नाम बड़ा फेमस है, मुझे अभी नाम उसको बोले, इज़ अ वेरी फेमस सेनेटर US का, डेमोक्रेट है, सॉरी रिपब्लिकन है। उसने अभी इनका नेटफ्लिक्स की बड़ी किट लगाई थी, नेटफ्लिक्स तो वो LGBTQ पे आप समझ गए सेनेटर, मुझे नाम उसका जहन में नहीं आ रहा। उसने बकायदा बताया कि आपका इतना कंटेंट LGBTQ है, इज दैट अ कोइंसिडेंस? हालांकि उसने आगे से जवाब देने की कोशिश की कि नहीं वी आर ऑल इंक्लूसिव ऑफ वेब। उसने कहा ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है, यानी अगर 10 आइडियोलॉजीज हैं तो 10% ईच, तो ये LGBTQ तो 86% है, ये ऑल इंक्लूसिव कैसे है? बाकी आप 14% दिखा रहे हैं पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी, और LGBTQ आप 86% दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव। तो इसी तरह उसने जो है ना वो ये सोशल मीडिया वालों को, आपको पता है ग्रिल करते हैं ये इस तरह से बुला के, बिल्कुल ऐसे। तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी सब। वो उसने खुद कहा था कि मैं कोई भी चीज़ पहले खुद देखता हूँ और अपने बच्चों को नहीं देखना देता, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट दीज पीपल। दुनिया के जितने अक्लमंद लोग हैं वो यही कह रहे हैं, वी कैन नॉट ट्रस्ट मॉडर्न मीडिया नाउ। हाँ, हमारे दौर में वी कुड हैव ट्रस्टेड मे बी कि ठीक है बच्चा देख रहा है देख ले, अच्छा है बैठा हुआ है, लेकिन आज यू कैन नेवर ट्रस्ट, थ्रेटनिंग सिचुएशन। अच्छा, इस सिलसिले में जो लास्ट चीज़ मैंने खुद ही आखिर पे रखी हुई थी, वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज़ सो फेमस, सो फ्रीकिंग कॉमन अमंगस्ट एवरीवन, हमारे वैसे बचपन की चीज़ है लेकिन आजकल भी इतना इसका क्रेज़ है, एंड दैट इज़ द हैरी पॉटर सीरीज़। नाउ मैंने
ये पहले नॉवल था ऑफ कोर्स, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया गया इन फिल्म सीरीज। J.K. रोलिंग ने खुद इसके बारे में बोला हुआ है कि व्हेन आई वाज राइटिंग इट आई सीम्ड लाइक आई वाज इंस्पायर्ड थ्रू समथिंग, Amazing. समथिंग वाज स्पीकिंग टू मी एंड आई वाज राइटिंग इट। मेन स्टोरी सब मेरे ख्याल सबको पता होगी, ब्लैक मैजिक। नाउ ब्लैक मैजिक में उसकी ग्लोरिफिकेशन या कह लें कि ग्लैमोराइज करके उसको पेश करना, या टू सम हाउ ब्लैक फोर्सेस को ग्लैमोराइज करके उसकी ऐसी ग्लोरिफिकेशन देना कि आम लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाए। आपके ख्याल में क्या एक आम बच्चा जिसको वो सीरीज बहुत पसंद है, वो क्या सोचेगा बड़ा होकर कि वाई वुड इस्लामिक स्कॉलर ब्रदर मोहम्मद अली स्टॉपिंग मी from doing this and that, look the acceptance of this, millions of dollars उसने मेक किए हैं, आप क्यों इसे यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। नाउ ये एक आम थॉट है, इट्स नॉट अ फार क्राई, ये थॉट है यहाँ पर। आप इस ब्लैक मैजिक की एक इस प्रेवलेंस को जो सोसाइटी में हो रही है, क्या समझते हैं इट इज लिंक टू सच कंटेंट? इट कुड बी। हैरी पॉटर शायद मैंने 2-3 उसके पार्ट्स देखे हैं, मुझे इफ आई कैन रिमेंबर, पुरानी बहुत है ये जी, और बुक भी शायद एक आधी को पढ़ी हुई है। उसमें वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक ये 2 कॉन्सेप्ट दिखाए ना कि देयर इज़ अ गुड मैजिक एंड देयर इज़ अ डार्क मैजिक एज वेल, बट आई विल से इस्लाम में मैजिक इज़ मैजिक, वाइट ब्लैक कुछ नहीं है, वाइट ब्लैक कुछ भी नहीं है, ब्लैक ही है सब। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि डिसेंसिटाइजेशन हो सकती है एक रीडर की, मैजिक से मैजिक का शौक पैदा हो सकता है, राइट। मैजिक के बारे में और पढ़ने की कुछ वो मे बी किसी में वो हो सकती है कि मैं इसके बारे में और जानूं, और जानते जानते हो सकता है कि फिर वो बहुत ही कोई डार्क साइड पे ना चला जाए। तो इन दैट सेंस यस इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस। जैसे आजकल कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ बुक भी ऐसी मैजिक की है जिसको बहुत अनफॉर्चुनेटली उस पर कंटेंट बना रहे हैं। ओके, उसके ऊपर कंटेंट मुझे तो समझ नहीं लगता भाई, आप क्यों एक ऐसी बुक को जिसका हम नाम हरगिज नहीं लेंगे, उस बुक को आप बना के उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। आपको पता है सुपर नेचुरल जॉनरा आजकल कितना चल रहा है। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि अगर एक बुक ऐसी है विच इज़ बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक, ऑल्दो इस्लामिक सोर्स है, इट्स नॉट लाइक हॉलीवुड का सोर्स नहीं, इस्लामिक सोर्स है वो बुक इस्लामिक सोर्स है, उसकी जो आगे ट्रांसलेशन या जो भी पोर्ट्रे करने वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो भी मुसलमान है। व्हाई वुड समवन डू दैट? मेरी समझ से बाहर है कि व्हाई वुड समवन गो एंड मेक सम कंटेंट ऑन ब्लैक मैजिक एंड देन लोगों में क्या तजस्सुस ही पैदा होगा ना। बस वही बात है ना, अकीदे की कमज़ोरी, अकीदा हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, हमें पता ही नहीं है व्हाट इज़ द राइट अकीदा। फिर वो जिस दौर में हम रह रहे हैं, व्यूज़ लेने, हु केयर्स कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या आता है। और तीसरा एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है आजकल सबकी, और जो सैटेनिक एनर्जी, डिमोनिक एनर्जी है वो बहुत राइज पे है। जब डिमोनिक एनर्जी राइज पे होगी तो फिर डिमोनिक चीज़ें करने का दिल करेंगे ना, फिर ऐसी खराफात ही बनाने का दिल करेंगे ना, फिर अच्छी चीज़ें प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ आने का तो नहीं दिल करेगा। तो ये दीज 3 फैक्टर्स आई थिंक। जो हारूत और मारूत का वो जो किस्सा था, क्या वो भी इसी सिलसिले में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, जो उन्होंने वो आकर वो करते थे, लोगों को वार्निंग कर देते थे, और उसके बाद मे बी दे वर ऑल्सो पनिश फॉर टेलिंग वन पर्सन वन टाइम, और उसके बाद उनको भी इफ इट्स ऑथेंटिक स्टोरी आई एम नॉट श्योर कि उनको दे वर पनिश टू एंड उनको किसी वेल के अंदर वहाँ पर कैद कर दिया गया था। तो हारूत और मारूत का भी सिलसिला अभी तक उसी तरह से वो चल रहा है ब्लैक मैजिक का। आप समझते हैं उसी के सिलसिले की कड़ी है? हाँ जी, जो स्टोरी मैंने पढ़ी इब्ने कसीर में, ऑल्दो इस स्टोरी को कुछ स्कॉलर्स ने ज़ईफ़ कहा, लेकिन इट कैन बी कोटेड, बाकी लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं कि ये जो 2 एंजल्स थे, दे वर फ्रॉम दोज एंजल्स जिन्होंने पूछा था अल्लाह से कि आदम को आपने क्यों बनाया है। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको ख़ास जो है ना वो एक मिशन देकर भेजा था कि ओके तुम लोग जो है ना वो नीचे जाओ और मैं तुम्हें इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ। और फिर अल्लाह टेस्टेड देम विद अ वुमन, और स्लोली वो पहले कत्ल की ऑफ़र लेकर आई, फिर ज़िना की ऑफ़र लेकर आई, दे डिडंट डू इट। फिर शराब की ऑफ़र लेकर आई तो शराब पिया, उसके बाद फिर ज़िना भी किया, कत्ल भी किया, समथिंग द स्टोरी गोज़ लाइक दिस। बट ऑडियंस शुड चेक कि स्टोरी कितनी ऑथेंटिक है। मैंने तफसीर इब्न कसीर में पढ़ी है। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे पता है, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम क़यामत तक जो है वो ये काम, दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़। तो यस, बेबीलोन में ये तो सूरह बकरा आयत नंबर 102 में ना कि वत्तबऊ मा तत्तु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। ये तो कुरान में है कि हारूत व मारूत 2 एंजल्स, वो बेबीलोन में लोग उनके पास आते हैं, वो खुद नहीं सिखाते, लोग उनके पास आते हैं, शयातीन उनके पास आते हैं,
और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये इल्म सिखाएं, सही। और वो वार्न करते हैं, ये इसी आया में आयत नंबर 102 में वो वार्न करते हैं कि ये ना सीखो, दिस थिंग विल डिस्ट्रॉय यू, ये आपका ईमान ले जाएगी ये चीज़। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक खातून थी जो गालिबन उन्हीं से सीख कर आई थी, इफ़ आई एम करेक्ट, या किसी ब्लैक मैजिशियन से। तो जब वो हज़रत आयशा के पास आई तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, तो हज़रत आयशा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। तो फिर वो बड़ा रोई, तो उसने नरेट किया कि मैंने जब ये काम सीख लिया तो आई सॉ एक घोड़सवार मेरे जिस्म से निकला, अच्छा, लाइट की शक्ल में, और ऊपर चला गया। अच्छा, तो हज़रत आयशा ने कहा तुम्हारा ईमान था जो तुमसे निकल गया, तो बिकॉज यू लर्न दिस थिंग, तो अब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे बस तौबा इस्तग़फ़ार करो। तो ये भी हमें एक वाक़या जो है ना हदीस से मिलता है। exactly. तो इसका मतलब कि यस, ये सिलसिला वहीं से है। और हज़रत सुलेमान ने फिर ये आपको पता है एक रवायत मिलती है कि हज़रत सुलेमान के दौर में जूज़ ने कबाला मैजिक बहुत आम हो गया था, बहुत कॉमन हो गया था, शयातीन के साथ इंटरेक्शन करके। तो उन्होंने अपने जितने ये मैजिशियंस थे इनके नुस्खे अपने तख्त के नीचे दबा दिए थे। ये एक रवायत मिलती है, एक स्टोरी मिलती है, और टेम्पलार्स ने वो नुस्खे निकाल लिए थे। अच्छा जी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से पहले टेम्पलार्स जब आए थे तो उन्होंने वो नुस्खे उनके हाथ लग गए थे, और टेम्पलार्स के थ्रू ही ये दो शाखें निकली हैं, फ्री मेसनरी एंड इल्यूमिनाटी, बिकॉज दे लर्नड टू कॉल अपॉन डीमंस, टू समन डीमंस या कॉल अपॉन डीमंस। तो यस, दिस इज रियल। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम फाइनली, जो कि हमने ये हॉलीवुड का तो कंटेंट डिस्कस कर लिया, इट विल बी वेरी अनफेयर कि हम अपना लोकल पाकिस्तान की कोई चीज़ बात ना करें। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की भी बात आपसे ज़रूर करूँगा। रिसेंटली मेरी नज़र से क्लिप गुजरा, वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, जियो का कोई ड्रामा था, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या था, आई एम नॉट श्योर कौन एक्टर है, इसलिए पेशगी तौर के ऊपर मैं कहता हूँ, मुझे सिर्फ वो क्लिप नज़र से गुजरा एंड इट वॉज क्वाइट ओरिजिनल एज वेल। बात उसमें ये थी कि द एक्टर वॉज फ्यूरियस अबाउट समथिंग, और कुछ बुक्स पड़ी हुई थी सामने। वो बुक्स जो थी उन्होंने उठाकर फेंकी हैं, और उसके अंदर एक बुक जो सामने नज़र भी आ रही है उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और वो भी उसने उठा के ज़मीन पे फेंकी है ज़ोर से। मुझे याद पड़ता है हम बचपन में किसी की बच्चों की लड़ाई होती थी ना स्कूल के अंदर, आपस में लड़े होते थे, कोई किसी का बैग फेंकना चाहता था ना दूसरे को वो कहता था ये ना फेंकना, इसमें इस्लामियात की बुक है, सही, और वो रख भी देता था, वो नहीं फेंकता था, लड़ाई कंटिन्यू रहती थी लेकिन वो नहीं फेंकते थे। ऐसे ये था, दिस इज व्हाट वी विटनेस इन आवर चाइल्डहुड। अब ये सिलसिला, बाकी तो आपने कहा जी वो हॉलीवुड है, बेमज़हब लोग हैं, जो भी करें, हमें क्या मसला है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस अल्लाह जाने वो कौन लोग हैं जिन्होंने ड्रामा बनाया या वो क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन हालात यहाँ भी सही नहीं है। ऑब्वियसली एथिज़म बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे मीडिया में, और बद मज़हब होना भी बहुत वाइड स्प्रेड है हमारे मीडिया में। ऑब्वियसली हु नोज़ कि वो ड्रामा पता नहीं किसने लिखा है, किसने बनाया, देखना पड़ेगा, और वो एक्टर कौन है जिसने ऐसा जो है ना वो काम किया है। अब आया वो उन्होंने कुछ तवज्जो लेने के लिए किया, या वो बस एक कोइंसिडेंस था कि वहाँ वो भी किताब पढ़ी हुई थी, या बट हालात अच्छे नहीं। ऑल आई कैन से इज़ हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तानी ड्रामों के भी। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि रिलीजियस फिगर्स को या इस तरह के सिंबल्स को डेसिक्रेट करना शुरू कर दें। इट्स वेरी शॉकिंग टू मी, जो आपने मुझे इन्फो, मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली, इट्स क्वाइट शॉकिंग टू मी। फहाशी और एजेंडा बेस्ड कंटेंट और स्क्रिप्ट वो तो बहुत राइज है, बहुत कॉमन है। जाहिर है लोगों की वैल्यूज़ ख़राब करना वो तो साफ नज़र आ रहा है। दीनी लोग जो है, या दीनी कंटेंट जो है, या दीनी जो एक नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए पूरे स्क्रिप्ट्स बनते हैं। दीनी बंदे और बंदी को जो है वो लूज़र दिखाया जाता है और आउटडेटेड दिखाया जाता है, और मॉडर्न जब भी इन्होंने प्रोग्रेसिव को दिखाना होता है तो उसको प्योर वो दिखाते हैं, मतलब टोटली दीन से दूर। राइट। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है जो आपने बताई है। इसका अगर क्लिप अभी एग्जिस्ट करता हुआ तो हम ज़रूर इसको साथ दिखा देंगे, ताकि ये कंफर्म हो कि इट एक्चुअली एग्जिस्ट। ऑल्दो मेरे ख्याल है बाय द लॉ इट इज आल्सो नॉट परमिटेड इन दिस कंट्री टू डू समथिंग लाइक दिस, और इसके खिलाफ हुई होगी कोई कार्रवाई, कुछ ना कुछ इस पे आई थिंक इस पे हुआ होगा। ऑल्दो ये तो लगता है कि थोड़ी बहुत कम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी जॉयलैंड जैसी भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं जो LGBTQ की, उसके ऊपर भी होती है। यहाँ पर हम भी कुछ पीछे नहीं है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल जिस थोड़ा आहिस्ता ये काम हम भी कर रहे हैं। मीडिया में एथियस्ट और बदमज़हब लोग बहुत ज़्यादा हैं। राइट। और एक एथियस्ट होता है जिसको दीन से कोई लेना देना नहीं है। एक एथियस्ट होता है जो ऑब्सेस होता है कि मैंने दीन को
अब्यूज़ भी करना है और अच्छा। मैंने दीन को जो है ना वो गंदा भी दिखाना है। अच्छा, दुश्मनी वो रिएक्शनरी एथियस्ट होते हैं ना। रिएक्शनरी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिएक्शनरी एथियस्ट बहुत हैं, स्पेशली जो है ना ये हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं, नॉट जस्ट मीडिया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। राइट। तो इसमें आप रिएक्शनरी एथियस्ट बहुत देखेंगे। और रिएक्शनरी एथियस्ट इसलिए हैं वो क्यों, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वट एवर दे वेंट थ्रू, अल्लाह नोज बेस्ट, या पता नहीं फैमिली में क्या ऐसा हुआ था, तो अल्लाह आसानी करे सबके लिए। बट ये रिएक्शनरी एथियस्ट इज मोर डेंजरस देन अ कॉमन इंटेलेक्चुअल एथियस्ट, बिकॉज रिएक्शनरी एथियस्ट मजहब से दुश्मनी लगाएगा। एग्जैक्टली। कॉमन एथियस्ट को कोई लेना देना नहीं है मजहब से, वो कहता है कि मैं बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मजहब दुश्मन एथियस्ट आता है माजरत के साथ। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। अच्छा, कमिंग अप टू द एंड, हमने जितनी भी बात की, जस्ट टू समराइज इट, इट इज़ वेरी बिफिटिंग एंड इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि हमने अगर कोई बात की किसी कंटेंट की, चाहे नेटफ्लिक्स रिलेटेड कोई कंटेंट हो, कोई गेम हो ऐसी, नाउ एक फैक्ट तो है कि बच्चे इस चीज़ में पढ़े हैं और पढ़ चुके हैं इस हद तक कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो चुकी हैं। आपको पता है नोमोफोबिया, इस किस्म की कंडीशंस हो चुकी हैं लोगों को। उनको आप रोक तो नहीं सकते। क्या रोक सकते हैं आप? बच्चों को इसका हल बताएं आप, कि आखिर पे आप क्या रिकमेंड करते हैं भाई, वो इसका क्या करें ऐसे कंटेंट के लिए, ऐसी गेम्स के लिए? क्या टोटली छोड़ दें? इज इट पॉसिबल कि टोटली छोड़ दें? और अगर नहीं तो फिर इसका क्या हल है? देखिए, थोड़ी सख्त बात लगेगी, हल मेरे नज़दीक तो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे ड्रग्स के बनाए हुए। सीरियसली आई बिलीव दैट। और वहाँ रखना पड़ेगा इन बच्चों को 2-2 3-3 महीने। पेरेंट्स का एडमिट कराना पड़ेगा। बिजनेस आइडिया भी दे रहा हूँ। सही। बल्कि ये तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऐसा उनको करना चाहिए। उनको करना चाहिए, वहाँ दाखिल करना चाहिए बच्चों को। अच्छा। क्योंकि ड्रग्स से भी बदतर है ये जो एडिक्शन है ना, ड्रग्स से भी बदतर है, और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। तो ऑनेस्टली मैं और क्या सोल्यूशन दूँ आपको? रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे। अच्छा। और इन बच्चों को भेजना पड़ेगा रिहैबिलिटेशन सेंटर से, नहीं तो फिर अपने घरों को बनाए। प्रॉब्लम ये है, अगर कोई नेगेटिव भी हो ना, ये ज़ॉम्बी जनरेशन, इसको वैसे स्लैंग मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही बोल रहा हूँ, वो ज़ॉम्बीज़ को भी पसंद करती हैं, वो उसको भी नहीं बुरा कहते। ज़ॉम्बीज़ की वो सीरीज, उसको भी वो दीवाने होते हैं। करे तो करेगा बंदा, उनको कुछ बुरा कह दो तो वो कहते हैं हमें तो ज़ॉम्बीज़ भी पसंद है, आप हमें कहें ज़ॉम्बी। देखिए ये बच्चे, इनका ना 16 घंटे स्क्रीन आवर है जी, और वो 8 आवर इसलिए बचा हुआ है कि वो सो जाते हैं उसमें। वो भी कोई पता नहीं आने वाले दौर में पता नहीं उसका भी क्या होगा, सोते हुए भी पता नहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो उसमें भी वो VR डिवाइस है, वो उससे शायद लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आई एम स्केर्ड, बीमार जनरेशन है, और हम भी किसी हद तक। तो देयर हैज़ टू बी, पेरेंट्स को ना बहुत सेम पेज पे आना पड़ेगा, फैमिलीज को सेम पेज पे आना पड़ेगा, और एक मैसिव मूवमेंट चलानी पड़ेगी। मैसिव मूव, दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम कि बस एक पॉडकास्ट सुना, अवेयरनेस ली और चलो बस अब ठीक करना है। इसमें गवर्नमेंट, पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मसाजिद्स, इमाम मसाजिद्स, इन सब की साइनर्जी और एक मैसिव मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के हवाले से, लॉज के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से। अदरवाइज इट्स अ गॉन जनरेशन। अल्लाह माफ़ करो, बहुत होपलेस सिचुएशन है। अल्लाह माफ़। इंडीड द सिचुएशन इज़ होपलेस। डू यू सी एनी होप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? ये वाली जनरेशन को तो आपने क्या नहीं, नेक्स्ट के लिए आप कोई होप देखते हैं? मैं तो दुआ करता हूँ हमारे लिए भी, इनके लिए, जेन ज़ी के लिए भी इंशाल्लाह होप इज़ ऑलवेज देयर। हमने ये बात कर दी, सिचुएशन होपलेस नज़र आती है, लेकिन होप शुड ऑलवेज बी देयर इंशाल्लाह। इन्हीं में से कुछ लोग, मुझे उम्मीद है, निकलेंगे। देखें, अल्लाह ताला की कैलकुलेशन जो है ना, थोड़ी पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ, अल्लाह की कैलकुलेशन गलत नहीं होती है। अगर अल्लाह ने इनको इस दौर में पैदा किया ना, इंशाल्लाह इन्हीं में से अल्लाह कुछ लोग निकाल देगा जो इन्हीं को सोल्यूशन देंगे। जैसे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं ना कि हमने इनको भेजा तुम ही लोगों में से, यानी रिलेटेबिलिटी शुड बी देयर। तो मैं तो जेन ज़ी को कभी कभी मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ कि यार इंशाल्लाह तुम ही में से कुछ लोग हो सकता है रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल, इफ आई टॉक अबाउट रिहेबिलिटेशन सेंटर। बट यस, मुझे उम्मीद है इन्हीं में से कुछ लोग उठेंगे जो काम करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें करेंगे। वेस्ट में तो ये मूवमेंट शुरू हो गई है। सही। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग्स है वेस्ट, नो मैटर वो इमोरल हैं जो भी हैं, लेकिन उनके पास रिलीजन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उठ गए हैं और वो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं स्कूल लेवल पे,
और अपने फैमिली लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तानियों को भी ना अब इस ख्वाब से और इस फेक चीज़ से निकल आना चाहिए कि तरक्की ये है, प्रोग्रेस ही है, और ज़रा सीखना चाहिए, बाकी कौमों से सीखना चाहिए कि हमने इस मैस से बाहर कैसे निकलना है। तो नेक्स्ट जनरेशन को देखें जी, जेन जी के हवाले हैं नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरह के पेरेंट्स आप बनेंगे, अगर आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो तलाक़ें होंगी, बल्कि शादियां ही नहीं होंगी। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी ब्रोकन फैमिली से होगी और डिवोर्स्ड और सेपरेटेड पेरेंट्स से होगी, और उसके बड़े मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होंगे, फिर वो भी इन्हीं चीज़ों में लगी होगी। सिचुएशन स्केरी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर दे हमारी कौम पे। कुछ तो स्टेट्स लेवल के ऊपर भी ये डिवाइसेस पे, इन पे बच्चों पे अंडर 16 आई थिंक बैन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में, चाइना, कनाडा, नॉर्वे, बहुत सी कंट्रीज में आपको है गोरे वो उठ गए हैं, उन्हें समझ आ गई है कि ये पागल हो जाएगी हमारी जो है ना। ये साउथ कोरिया बहुत लॉस बना रहे हैं, जो खुद कंटेंट किंग्स जी एग्जैक्टली, वो अपने बच्चों पे बहुत काम कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं एक्चुअली वहाँ पे। ये आइडिया आ गया है, वैसे आ गया है बेसिकली, या तो इसलिए ये पाकिस्तानियों को भी जागना पड़ेगा। नहीं तो जी ये देखें, रेडी वाला जो है उसके पास भी मोबाइल है 30,000 35,000 का, और उसके पास हाई स्पीड इंटरनेट है, और वो हाई स्पीड इंटरनेट पे वो होगा अनपढ़, लेकिन वॉइस कमांड की वजह से वो सर्च कर लेगा कि मेरा और आपका गुमान भी नहीं जा सकता। वो टिकटॉक पे वो चीज़ देख लेगा, और वो हर वक्त देखेगा, और उसके बाद उसकी नज़र कितनी गंदी होगी, और फिर वो चलते फिरते जो लड़कियां सड़क पे उनको किस नज़र से देख रहा होगा, और बच्चियों को वो किस नज़र से देख रहा होगा। तो वी शुड बी स्केर्ड, और कुछ करना होगा हमें। जेन अल्फा का तो अल्लाह हाफिज है, लेकिन अल्लाह हाफिज होना अच्छी बात भी है एक सेंस में, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करे, और वही निगहबान है। बहरहाल इट्स अप टू दिस जनरेशन के जेन जी कैसे पेरेंट्स बनते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हमने कोशिश की जितना कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर सके, कुछ बहुत माइन्यूट सी कंटेंट्स जो हमें बीच में से पिन पॉइंट करके हमने निकाले, बाकी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल हमने वो चीज़ डिस्कस की कि जिससे आपको ना सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पता चले कि कैसे मैसेजिंग किस तरह से इस कंटेंट की दुनिया के अंदर की जा रही है, इस्लामिक रेफरेंसेस को यूज़ करके की जा रही है, वो चीज़ आपको बताई, और अली भाई ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया। और ना सिर्फ हमने आपको वो बातें बताई कि जो आपकी गाइडेंस के लिए ज़रूरी थी, बल्कि इसके साथ साथ आपके जहन में भी अगर देखकर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई राय, कोई सजेशन आई हो, तो उसको भी आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को कंटिन्यू भी रखें, और आपके कमेंट्स का और आपकी राय का इंतज़ार भी करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।